हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2 जिसमें वो कह रहा है कि गिवन अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यानी कि एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया गया हुआ है जिसमें यानी कि हमें बच्चों एच ऑफ एस की वैल्यू 1 दी गई हुई है। ठीक है, डेट हैज़ फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो फॉरवर्ड है हमारे पास जी ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस टू और एस स्केयर प्लस 4s प्लस 13। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरोज और क्या नाम है, पोल्स की लोकेशन को लोकेट कर लेना है। सबसे पहले तो हमें बटे वाले के कह लें कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके रूट्स निकालने होंगे। तो देखो बच्चों काफ़ी सिंपल है, मैं कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला ही इस्तेमाल करता होता हूँ। सबसे पहले मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगाना चाहूँगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, और बाकी जो रह गया वो दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब जरा गौर करेंगे, बटे वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली टर्म तो सिंपल है। इसको मैं अगर जरा गौर से देखूँ बच्चों, क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा देखो एस का स्केयर यानी ए का स्केयर प्लस 2 इंटू ए मीन्स यानी यहाँ पे एस है, और उसके बाद बी। अब देखो बच्चों ये सेंटर वाली टर्म को मैं दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको किस नंबर से ज़रब दूँ तो ये 4s बन जाएगा। 2s है ना, तो 2 से ज़रब देता हूँ तो 4s बनता है, यानी इसके बी की वैल्यू 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का स्केयर बच्चों ऐड भी कर देता हूँ और माइनस भी कर देता हूँ, ताकि मेरा क्वेश्चन भी यानी कि उस तरह से हो जाए, यानी मैं इसका स्केयर भी मुकम्मल कर लूँ और क्वेश्चन में कोई फ़र्क भी ना है। मैथ यही कहता है जो अगर आप कुछ ऐड करते हो तो माइनस भी कर दो ताकि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई रहे। अब जरा गौर करें, ये तो बन जाएगा s प्लस 2 होल का स्केयर, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें -4 प्लस 13 जो क्या आएगा 9 दूसरी जानिब जाके -9 हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब आप अंडर रूट अप्लाई करोगे बच्चों, जरा गौर करें, अंडर रूट अप्लाई किया, यहाँ पे भी प्लस माइनस आया, यहाँ पे भी प्लस माइनस आया, बट यहाँ पे स्केयर ने पूरे अंडर रूट के इफेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। यहाँ पे रह गया इस साइड पे सिर्फ s प्लस 2, और इस साइड पे देखें 9 का स्केयर रूट तो बच्चों आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस -3, और ये जो अंडर रूट -1 होगा, आपको पता होना चाहिए अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और हमारी लैंग्वेज में यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से जे से प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास एस के रूट्स आ गए, -2 प्लस -3j। यानी कि बच्चों आपके पास पोल की दो वैल्यूज हैं, एक ये है -2 प्लस 3j और दूसरी वैल्यू है -2 -3j। ये आपके दो पोल्स लोकेट हो गए। ठीक है, अब हमने बात करनी है क्वेश्चन पे। अब हम वापस आते हैं, देखें ये आपके पोल्स हो गए, दीज आर योर पोल्स। ये आपका सारा रफ अमल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका बच्चों जीरो कहाँ पे लोकेट होता है, देखो कोई ऐसी एस की वैल्यू जो पुट करने से आपको यानी आपका ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए, वो आपके जीरो होता है। देखो यहाँ पे एस की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे पास ऊपर देखो जीरो बन जाएगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो जीरो ही आता है। डेट्स वाई यहाँ पे इसका मतलब एस की वैल्यू जो -2 है वो मेरे लिए जीरोस का यहाँ पे किरदार निभा रही है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, आपके जीरोस भी आगे, पोल्स भी आगे। आपने रफ अमल वाला काम यानी आपके जो माइंड में होना चाहिए था वो आपने एक साइड पे कर लिया। ओके हो गया। अब वो कहता है ए जूज, इसकी 3 जूजेस है, मैंने एक जूज को यहाँ पे लिखा है, तो नीचे जगह काम है, नेक्स्ट जूज हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो वो कह रहा है कैलकुलेट करें एंगल ऑफ जी ऑफ एस, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन के एंगल को निकालें एट द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे, यानी कि ये बच्चों आपको दिया गया हुआ एक पॉइंट एस इज इक्वल टू -3 प्लस 0j। अब जे इसमें यानी आयोटा इसमें है ही कोई नहीं, तो इसको यार बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ -3 लिख दो। ठीक है, by finding the algebraic sum of angles of vectors drawn from zeros and poles of g of s to given point। अब बच्चों ये इसने जो कह दिया ना, इसके अंदर के algebraic sum के थ्रू आपने इसको निकालना है, यानी कि वेक्टर्स जो इसके अंदर ड्रॉन हुए हैं जीरो और पोल्स पे, उनके algebraic sum से निकालना है। इसका यही मतलब है, जो भी मैंने प्रीवियस में आपको थ्योरम समझाया है थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग के, उसके अंदर जो फार्मूलाज थे उनका इस्तेमाल हमें करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा, मैं जो जितने भी मेरे पास जीरोज हैं और पोल्स हैं, इन सब की मैग्नीट्यूड प्लस इनके एंगल्स निकालूंगा। मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और जो एंगल होता है बच्चों, एंगल का मैंने फार्मूला आपको बताया था, एंगल थीटा से प्रेजेंट करते हैं, और एंगल को निकालने का एक खास और स्पेसिफिक वे ये है कि आप 180 डिग्री जमा भी कर दो, क्योंकि इससे ये होगा आपका एंगल दूसरे क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। दूसरा क्वाड्रेंट इसलिए हम चूज करते हैं बच्चों 100 यानी दूसरे या तीसरे क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, वो इसकी एक स्पेसिफिक वजह ये भी है बच्चों। देखो क्योंकि आपका सिस्टम स्टेबल ही उस वक्त होता है जब आपके जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आपका सिस्टम लाई कर रहा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसमें 180 डिग्री जमा करवा देते होते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए ये इसका फार्मूला होता है। तो मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए, आपको बताता हूँ आप मैग्नीट्यूड कैसे आप निकालोगे। देखो पहले मैं जीरो की मैग्नीट्यूड निकालने लगूँ, तो जीरो की मैग्नीट्यूड को बच्चों मैं नंबर 1 से पॉइंट दे रहा हूँ, यानी कि m1 इंटू θ1, मैं दोनों चीजें लिखूंगा यहाँ पे। देखो निकालूंगा आपके सामने। देखो बच्चों
आपने क्या करना है, जीरो कहाँ पे हमारा बनता है, -2 पे। ये -2 आपने इसके इस एस की जगह पुट करना है। देखो अगर इस एस की जगह मैं -2 पुट करता हूँ तो इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो ये -2 दूसरी जानब चला गया तो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू -3 + 2 हो जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा -1 + 0j, यानी j की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो बच्चों ये आपके पास a होता है जो रियल नंबर होता है, और जो j के साथ नंबर होता है वो हमेशा b होता है। तो a और b ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पुट करके देखो -1 का स्क्वायर +1 आ गया, और b यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 1 + 0 0, और ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 1। अब बात करते हैं इसके एंगल की, θ1 की। तो देखो बच्चों एंगल को निकालने का तरीका ये उसने हमें बताया हुआ था, 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b/a, यही फार्मूला था ना। अगर तो आपको बच्चों ये 180 डिग्री जमा उस कंडीशन में करना है जब आपका एंगल जो है दूसरे क्वाड्रेंट से पीछे किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, यानी कि वो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में आ रहा है ना, तब आपने 180 डिग्री जमा करना है। अगर नहीं आ रहा तो एग्जैक्ट वही वैल्यू लिख दो यार जो आ रही है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने ही निकालूंगा, मसला नहीं है। यहाँ पे आप जरा गौर करना है आपने, ये तो इतना काम तो डन है, आगे क्या करें। अब एंगल देखें, बी की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है आपके पास यार, वैसे गुड हो गया, हमारा कंसेप्ट क्लियर ही रहा है भाई। 180 डिग्री यहाँ पे भी जमा होगा। जरा गौर करें, बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है -1, तो 0 डिवाइडेड बाय -1 बच्चों 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 ही होता है, और टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 0 का जो टेंजेंट इनवर्स होता है वो भी 0 होता है, तो लिहाजा 180 डिग्री हमारे पास θ1 आ गया। तो ये आपके पास आ गया आपका फर्स्ट, यानी कि 0 के लिए जो आपके पास आनी चाहिए थी उसकी मैग्नीट्यूड। फॉर आगे आप लिख दो यार वैल्यू, यानी कि फॉर s इज इक्वल टू -2, ठीक है, एट 0। आगे ऐसे लिख दोगे ना तो आपको याद रहेगा ये 0 की वैल्यू के लिए मैंने ऐसे निकाली है, ठीक है। अब हम पोल्स की वैल्यूज के लिए निकालते हैं। देखो बच्चों पोल्स के लिए मैं फर्स्ट वाली मैग्नीट्यूड और फर्स्ट वाले एंगल को m2 और θ2 से प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर s इज इक्वल टू -2 प्लस 3j, 3 है ना मेरे पास उसमें, वो देखें 3j यहाँ पे पोल लोकेट करता है एट पोल, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट पोल के लिए मैं निकालने लगा। अब आपको पता है सिंपल सी बात है, मैं फिर से वही काम करूंगा, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है -3 वाली, इसके साथ यानी वहां पे s की जगह ये पुट करूंगा, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 + j 0 है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह जब ये पुट हुआ -3s की जगह जब पुट हुआ -3 + 0j लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू आ गया -2 + 3j, ठीक है बच्चों। तो जरा गौर करो क्या होगा, ये -3 उस साइड पे, या मैं उल्टा काम कर रहा हूँ शायद, नहीं उल्टे वाली बात नहीं है, काम तो ठीक ही है, ठीक है बच्चों, हम ठीक जाएंगे, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं होगा। अब जरा गौर करो, ये आपने ना एक साइड पे इस टर्म को लेके जाना है, दूसरी साइड पे 0 बनाना है, ये आपका सारा रफ अमल है, ये जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो देखो -3 + 2 हो गया और -3j हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी ये आपके पास नंबर आ रहा है बच्चों -1 -3j, ये आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -3 है। तो देखो बच्चों इसको जब आप करोगे मैग्नीट्यूड के लिए, तो देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है और -3 का स्क्वायर आपके पास +9 होता है, तो 9 + 1 10 होता है, तो √10 आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्या करोगे, इसका एंगल मालूम करोगे, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा b/a, टेंजेंट इनवर्स b/a, यानी कि देखो मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, ये देखो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स b/a, मतलब कि -3/-1 जो कि आपको पता माइनस माइनस से कट जाएगा और सिर्फ 3 रह चुका होगा, तो ये आपके पास 251 आ रहा है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लूँ, 251 तो आता है, हाँ यार 251 नहीं आना चाहिए। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया, 251.56, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे चलते हैं, ठीक है। यार यहाँ पे आपका ना काम तो हो जाएगा 251, तो मैं ये कहने वाला था यार 251 डिग्री से भी आपका काम बन जाएगा, ये जो आपके पास एंगल आया। लेकिन एक इशू होगा जो मैं आपके यार कहने के लाइफ में इशू नहीं क्रिएट करवाना चाहता, उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप पता है क्या करोगे, आपने इसको निकाल दिया है दूसरे क्वाड्रेंट से बाहर इस एंगल को, क्योंकि 251 डिग्री बनता है तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट में यार आ तो सकता है आपका जो एंगल है वो आ सकता है, इट डज नॉट मैटर, बट
ज्यादातर की कोशिश होती है सेकंड क्वाड्रेंट में ही एंगल को रखा जाए। मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा, दोनों वैल्यूज से, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप पता क्या करो, दूसरे अगर ऐसा होता है ना कि 180 डिग्री जमा करने से आपका एंगल क्या करता है बच्चों, आपका एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो उसका उल्टा कर लो। इस तरह से कर लो कि आप 180 डिग्री में से जो टेंजेंट का एंगल आ रहा है वो माइनस कर लो। ऐसे देखो 180 माइनस tan इनवर्स 3 आ रहा था ना, तो देखो इस तरह से कर लो, तब भी आपको एक एंगल मिल जाएगा जो कि दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो देखो ये दूसरे में कर रहा है 90 और 180 के दरमियान। तो ये आप इससे भी करके देखो और दूसरे से भी करके देखो, क्योंकि यार मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं रखना चाहता, आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। आप ना इस तरह से कर लो, ज्यादा बेटर है। √10 इंटू फेजर एंगल आपके पास आ गया 108.43 डिग्री। यानी मैं कहना चाह रहा हूं आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम या तो 180 डिग्री में से tan इनवर्स को माइनस कर लेना, और ना जो आपका आता होगा एंगल, या उस एंगल को प्लस कर देना है। रखना आपने दूसरे क्वाड्रेंट में अपने एंगल को, ठीक है। ओके हो गया। अब देखो मैं तीसरा निकालने लगा हूं, जिसमें आपको पता है क्या हो जाएगा, M3 फेजर एंगल θ3 इज इक्वल टू। अब आपको बच्चों मैं दिखाता हूं यहाँ पे फर्क क्या आने वाला है, बस -2 -3g होने वाला है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके सामने है -3 इज इक्वल टू, यानी वो वाली वैल्यू s की पुट कर देंगे और दूसरी तरफ हमारे पास होगा -2 -3j। जब इनको मूव करवाएंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -3 इधर अगर हम उठा के लाते हैं या इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -3 +2 +3j, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये जे मैंने लिख दिया, एक के साथ जे नहीं आता, ये आएगा -1 +3j, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया बच्चों। तो देखो इसमें a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 3 है। देखो मैग्नीट्यूड वही आएगा, -1 का स्क्वायर +1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो √10 मैग्नीट्यूड सेम आया, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, बट यहाँ पे फर्क कहाँ पे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। फर्क यहाँ पे आएगा एंगल में। एंगल कैसे आएगा देखें। अब आपका अब आपके b की वैल्यू है यहाँ पे, देखो कहाँ पे गया यार, ये यहाँ पे था, हाँ। अब आपके b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू -1 है। तो जरा गौर कीजिएगा, आपके पास बच्चों आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -1। तो इस तरह से आप देखो, अगर आपने सेंटर में माइनस लगाया तो आपका एंगल जो है वो क्या हुआ है, दूसरे क्वाड्रेंट से बाहर चला गया। अब आपने क्या करना, अब आपने प्लस का साइन इस्तेमाल करना, 180 प्लस कर लेना, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा अपने बस बच्चों 90 से 180 डिग्री के दरमियान में थीटा को रखना है, ठीक है, इतनी आपने कोशिश करनी है। देखो ये आ रहा है 108 डिग्री। तो देखो बच्चों ये तो आपके पास आ गया 108.43 डिग्री, ठीक है। अब आपको मैं एक रीज़न और बताता हूँ, जब आप 180 डिग्री में से tan को जब भी माइनस करेंगे ना, तो तब आपका जो एंगल आ रहा होगा उसके साथ आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। उसकी एक रीज़न ये भी होती है क्योंकि आप वहाँ पे अब उल्टी क्लैरिटी में चल रहे हो। देखो जब आप 180 डिग्री जमा करते हो ना, तो आपका जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही होती है डायरेक्शन, ठीक है। 180 जमा करने से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, लेकिन अगर आपने 180 डिग्री माइनस कर दिया तो ये ऐसे ही था, एंगल आपका आगे था, आपने 180 डिग्री माइनस करके उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। तो जब उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, आप सबको पता होगा मैथ का रूल है, एंगल नेगेटिव हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जब मैंने 180 डिग्री माइनस करके इस एंगल को दूसरे क्वाड्रेंट में फेंकने की कोशिश की, तो लिहाजा उससे क्या हुआ, ये एंगल नेगेटिव में आ गया। तो ये दो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि आपने 90 से 180 डिग्री के बीच बीच में एंगल लेना जब भी ऐसे मैग्नीट्यूड और क्या लें कि एंगल्स की बात कर रहे होंगे। और दूसरे नंबर पे जब आपको ऐसा करना पड़े 180 डिग्री में से tan इनवर्स को माइनस करना पड़े दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करवाने के लिए, तो आपने क्या करना है जी, आपने अपने एंगल के साथ माइनस लगा देना। अब बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे, उसने बोला था कि आपने एंगल निकाल के देना है जी ऑफ एस का एंगल निकाल के देना है, थीटा हमने निकाल के उसको देना है। ये है बच्चों थीटा निकाल के देना है जी ऑफ एस का। तो ये मैं छोटा सा जी ऑफ एस मेंशन कर देता हूँ, ज़रूरत वैसे को नहीं है क्योंकि उसको भी पता है ये जो टोटल एंगल है वो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का ही एंगल है। उसका फार्मूला मैंने बच्चों आपको बताया था उल्टा हो जाता है, यहाँ पे टोटली हमारे पास फार्मूला वो क्या होता है। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे के की एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफर फंक्शन के एंगल की बात कर रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन में देखो जीरोज ऊपर है और पोल्स नीचे हैं, तो इसमें फार्मूला यही बनेगा बच्चों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ एंगल्स ऑफ पोल्स, ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। आपने पढ़ा था फार्मूला
जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये उल्टा हो गया था फार्मूला, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ एंगल्स ऑफ जीरोस हो गया। वो क्यों हुआ था? वो ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला था जिसमें हमारा जी एफ एस बटे में चला गया होता है। जी एफ एस के बटे में जाने की वजह से ये फार्मूला टोटली ऑपोजिट हो जाता है, इनवर्स हो जाता है इस फार्मूले का। तो अभी आप वैल्यूज यार सारी पुट करके देखो स्टूडेंट्स, देखो जीरो का एंगल हमारे पास है 180 डिग्री, ये जो साथ में लिखा हुआ है ये हमारा एंगल है, बस इतना हिस्सा, यानी कि थीटा वन हमारा एंगल है, माइनस थीटा 2 और थीटा 3 ये बच्चों दोनों पोल्स के एंगल है, तो ये आपस में प्लस होके यहाँ पे आएंगे, यानी आएगा देखो 108.43 डिग्री प्लस होना था, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन था, डेट से सेंटर में माइनस आ गया, 108.43 डिग्री ऐसे आ गया। अब ये दोनों तो काट गए और आपके पास 180 डिग्री आपका एंगल आ गया। देख लीजिएगा आपका यही आंसर लिखा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बी जूस में मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा हुआ है बच्चों। वो कह रहा है डेटरमाइन करें कि इफ द पॉइंट स्पेसिफाइड इन ए, यानी कि ए के अंदर जो आपका पॉइंट स्पेसिफाई किया गया है इस ऑन द रूट लोकस, क्या वो रूट लोकस के ऊपर है, तो इसका हमें बताना होगा क्या, यानी कि वो रूट लोकस के ऊपर एग्जिस्ट करता है नहीं, तो ये हम कैसे बता पाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे जहन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को यानी कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या हमारा ये जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ये जो पॉइंट था हमारा बच्चों, ये जो गिवन पॉइंट था -3 + j0, ये रूट लोकस पर मौजूद है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या तरीकाकार है। सिंपल सी बात है, इसका जो बच्चों आपने एंगल निकाला है ना थीटा, इसको मतलब कि इसके थ्रू आपने जो ट्रांसफर फंक्शन का एंगल निकाला है, अगर तो वो 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो देन योर पॉइंट इज ऑन रूट लोकस, अदरवाइज योर पॉइंट इज नॉट ऑन रूट लोकस, वो कहीं और डाइवर्ट हो गया। तो देखो जरा 180 डिग्री यानी पाई का ऑड मल्टीपल ही ये आया है यहाँ पे। अगर गौर से देखा जाए, एज वी नो आपने लिखना है बी जूस में, एज वी नो डैट, जैसा कि हम ये फार्मूला जानते थे, वी नो डैट फेजर एंगल ऑफ के जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 2k + 1 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री। तो लिहाजा ये हम चीज़ जानते थे, ठीक है। हम उससे ये कह रहे हैं कि k की वैल्यूज़ जो थी वो 0 थी, +-1 थी, +-2 थी, एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हम पुट करते थे तो हमारे पास ऑड मल्टीपल आता था। तो लिहाजा आपने ये उसको लिख के देना है कि देयर, यहाँ पे k की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन k की वैल्यू 0 आ रही है, लिहाजा आवर पॉइंट -3 + j0 इज एट रूट लोकस। आपने बस उसको ये लिख के दे देना है। आपने लिखना है हमारा जो एंगल आ रहा है वो एक ऑड मल्टीपल है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, दैट्स वाई कि जो हमारा पॉइंट जी यानी कि द एंगल ऑफ जी ऑफ एस एट पॉइंट -3 इज ऑन रूट लोकस, बस आपने इतना लिख देना, ठीक है। तो आपका काम डन है। अब आपसे बात करते हैं सी जूस पे। यहाँ पे भी थोड़ी सी मेरे पास जो प्लेस अवेलेबल है मैं आपको बताता हूँ। सी जूस में उसने मुझसे क्या पूछा, भाई ये लास्ट पार्ट है। वो कह रहा है अगर ये जो पॉइंट स्पेसिफाइड ए आपका रूट लोकस पर था, यानी जो हमने अभी अभी स्पेसिफाई किया बी जूस में, तो आपने क्या करना है, गेन के निकाल के देना, के उसको निकाल के देना बच्चों लेंथ का इस्तेमाल करते हुए। आपको याद होगा मैंने बताया था के जो होता है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, वो आपको फार्मूला मैंने लिख के दिखाया कि के बराबर होता है जी ऑफ के, यानी इस तरह से ये एक फार्मूला होता है के जी ऑफ एस एच ऑफ एस, मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप एंगल का फार्मूला आपने देखा ही है प्रीवियस में, मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है। तो अगर बच्चों मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो असल में यही कहना चाह रहा है कि आपने गेन के उसको निकाल के देनी है, ठीक है। वो कह रहा है किन का इस्तेमाल करते हुए, वेक्टर्स की लेंथ का। तो देखो इसका फार्मूला बनेगा बच्चों 1/, यानी कि इधर ही रह गया, जी ऑफ एस और एच ऑफ एस इसके बटे में चले गए, जी ऑफ एस की मैग्नीट्यूड और साथ में आ गया एच ऑफ एस की मैग्नीट्यूड। तो आपको मैं इतना याद दिलाऊं, जी ऑफ एस और एच ऑफ एस तो होता ही 1 है, ये तो बीच में से निकल गया। और जी ऑफ एस की मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था, जी ऑफ एस की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला था जो मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया, वो ये था कि ऊपर आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए जीरोस की लेंथ का, और बटे में आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ, ठीक है। तो अगर बच्चों मैं इसको यहां पे पुट करूं तो यहां पे तो इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स है, तो लिहाजा उसके अकॉर्डिंग पोल्स की लेंथ ऊपर आ जाएंगी और बटे में आ जाएंगी कि क्या बच्चों, बटे में हमारे पास आ जाएंगी। ये आपका आपने इस तरह से फिर आगे फार्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ्स, क्योंकि एक नहीं होती, एक से ज्यादा भी होती हैं कई केसेस में, और नीचे आ जाएगा फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंथ।
अब आपने ये पुट भी करनी है जो आपने निकाली हुई है बच्चों। लेंथ का वही मतलब है, यानी कि मैग्नीट्यूड यार आपने निकाल के रखी हुई है। आपने पोल्स आपके पास 2 थे और जीरोस आपके पास 1 थे, तो उनकी जो आपने मैग्नीट्यूड निकाली थी, ये आपके पास 0 है m1 जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, और जो आपके पास पोल है उसमें एक की मैग्नीट्यूड √10 है, दूसरे की भी √10 है, तो लिहाजा ये आपके पास बस जस्ट पुटिंग कर टाइम है। देखें क्या फार्मूला बनेगा। पोल्स आपके पास कौन कौन सी हैं, मैग्नीट्यूड्स m2 और m3, m2 और m3 ऊपर आ गए और m1 बटे में आ गया क्योंकि ये 0 की मैग्नीट्यूड थी। ये मैग्नीट्यूड और लेंथ जस्ट अ सेम थिंग बच्चों। तो देखो m2 और m3 की वैल्यू है हमारे पास √10 और √10, तो ये आपके पास बटे में आ जाएगा 1 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है मैग्नीट्यूड की, तो ये आपके पास आंसर में 10 आ गया और यही आपको बुक में भी आंसर देखने को मिलेगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अगर आपको लगता है मैंने आपको अच्छे रिस्पांस की वीडियो यहाँ पे बना के दिखाई है तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारा चैनल जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पेपर्स में अपनी हेल्प कर सकें।